अगर मेलाज़मा है 40s में और वो बहुत पुराना है, क्या वो ठीक हो सकता है? हम मेलाज़मा को ग्रेट एक्सटेंट तक फेड एंड अवे कर सकते हैं और उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स की, बट डेफिनेटली यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन स्किन, स्पेशली ये सोच के कि मेरा मेलाज़मा जड़ से निकल जाएगा. सो be very mindful of what you watch, what you consume and what you do to your skin. तो 30s की एज में जो लोग अभी इस टाइम हैं, उन्हें ऐसा क्या अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए? ट्रू. सो एक्ने प्रॉब्लम कई बार आजकल 30s में दोबारा से आ जाती है क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है 30s में. सीरम्स जैसे कि विटामिन सी कंटेनिंग सीरम्स, नियासिनामाइड कंटेनिंग सीरम्स एंड रेटिनॉइड्स कंटेनिंग सीरम्स, ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शुरू करने का 30s इज द राइट टाइम. हमारी स्किन इतनी ज़्यादा खराब होती है और हम उसमें और ज़्यादा होम रेमेडीज करते रहते हैं और वो और ज़्यादा खराब होती चली जाती है और एट दी एंड वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. होम रेमेडीज या DIY रेसिपीज जो होती है ना, समटाइम्स दे मे नॉट बी वेरी साइंस बैक्ड, सो उनसे ड्रास्टिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना विल बी रॉन्ग. मुल्तानी मिट्टी क्या पिंपल पर लगाने से ये ठीक हो जाते हैं? मुल्तानी मिट्टी, फुलर सर्च जिसको कहते हैं, वो क्या करती है, वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है. तो ये समवॉट वो हेल्पफुल हो सकती है, बट एक स्पेसिफिक स्किन टाइप में. उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, जैसे आपने कहा कि हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगानी है, अब पॉसिबल नहीं हो पाता है वो. तो अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन प्रोन है तो देयर इज़ नो अदर वे कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, क्योंकि प्रोटेक्शन इज़ फर्स्ट. नो मैटर आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले, आप लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कर ले, आप क्रीम्स लगा ले, आप केमिकल क्लीन्स करवा लें, प्रोसीजरल इंटरवेंशन करा लें, जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक देयर इज़ नो पॉइंट. हेलो एवरीवन, आई एम कपिला और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो है स्किन पर. स्किन से जुड़ी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस आज हम इन पर बात करने वाले हैं. साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि किस एज में किस तरह के ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज या फिर किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. तो आज मैं मौजूद हूँ जलंधर के इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इसी हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर. डॉक्टर, आपका बहुत बहुत वेलकम है. थैंक यू सो मच कपिला फॉर हैविंग मी विद यू. थैंक यू सो मच मैम. मैम, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो स्किन पर ही रहने वाला है. और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि आप ये पॉडकास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किन के रिगार्डिंग मिलने वाली है. तो मैम, जैसे कि स्किन हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सभी को पता है, लेकिन हम कैसे जाने कि स्किन हेल्थ के बारे में, हमारी स्किन कैसे पता चलेगी कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उसके बारे में आप पहले बताएं. या सो यू राइटली सेड, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. ना केवल वो एक लेयर बनाता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्ट करने का. एग्जैक्टली. सो वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, इन्फेक्शन से, यूवी रेस से. सो हमें बहुत सारे क्लूज होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि स्किन हेल्दी है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन चाहे जो भी आपका कलर कॉम्प्लेक्शन हो, इट शुड बी इवन टोन्ड. एग्जैक्टली. इट शुड हैव अ हेल्दी ग्लो ऑन द फेस. इट शुड बी वेल हाइड्रेटेड, सपल एंड इलास्टिक. इलास्टिक मीनिंग आप उसको पिंच करें तो इट शुड बाउंस बैक. ऑल्सो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन, बर्ड स्पॉट्स, फ्रेकल्स, ये नॉर्मल है, बट पैची पिगमेंटेशन इज एन इंडिकेटर कि सन एक्सपोजर से स्किन डैमेज हो चुकी है. मतलब इन सारे चीज़ों से पता चल पाएगा कि हमारी स्किन में कुछ ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो हमें टाइम रहते दिखाने की ज़रूरत पड़ती है. डेफिनेटली. सो इफ यू हैव अ इवन टोन स्किन विद अ हेल्दी ग्लो, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, इट्स नॉट वेरी रेड, इट इज़ वार्म बट इट्स नॉट हॉट, सो दैट इंडिकेट्स कि आपकी स्किन हेल्दी है. अच्छा, जैसे कि हमारी स्किन, अगर हम टीनेज की बात करें, बहुत सारे हमारे एज ग्रुप्स आते हैं. सबसे पहले टीनेज की बात करते हैं, फिर 20s, फिर 30s, देन 40s की. तो अलग अलग हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं और अलग अलग ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीन्स की. तो किस तरह के टीन्स में
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वो किस तरह के आते हैं? सो टीनेज वाकई में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है लाइफ का। हॉर्मोन्स बदलते हैं, बिल्कुल है। स्ट्रेस बढ़ती है, नई नई चीजें, टीनेजर्स का एक्सपोजर होता है नई नई चीजों से, सो वो उनकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पिंपल्स आते हैं, डैंड्रफ होता है सर में, और ऑयल पिंपल्स की वजह से क्या है कि ब्लैक हेड्स दिखते हैं, वाइट हेड्स दिखते हैं, छोटे छोटे रेड रेड दाने, पिंपल्स जिसको पैप्यूल्स कहते हैं हम, पस बन जाता है इन्फेक्शंस की वजह से पिंपल्स पे। और कई बार तो इतना ज्यादा होता है कि वो सिस्ट्स बन जाती हैं बड़ी बड़ी। माय गॉड। एंड फिर वो स्ट्रेस की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, उनको अच्छा दिखना है अपने मुंह में, तो वो उसको पिक करेंगे, एक्सकोरिएट करेंगे। उससे क्या होगा कि स्कारिंग हो जाएगा, मार्क्स छूट जाते हैं पिंपल्स के। तो सबसे कॉमन तो पिंपल्स है। फिर ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ, देन पसीना आने लगता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है तो पसीना आना ज्यादा हो जाता है। पसीना ज्यादा आएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। स्ट्रेस की वजह से अगर उनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइन कंडीशन है, मानो एक्जिमा है, ऑलरेडी रोजेशिया है, वो बढ़ जाएगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स काफी टीनेजर्स में देखी जाती है। ओके, मतलब पिंपल्स आने पहले सबसे ज्यादा स्टार्ट होते हैं, देन आपको पैची जो स्किन है वो हो जाती है, और फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस। पर जैसे ही आपने भी कहा कि पसीने से भी हो जाता है, अभी तो जो सीजन चल रहा है समर्स का, उसमें तो इतना पसीना आता है, फोरहेड पे भी बहुत ज्यादा छोटे 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 दाने हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे उससे प्रोटेक्ट करें? जो फोरहेड पे अक्सर छोटे छोटे दाने होते हैं वो दो कारणों से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो पिंपल्स की ही प्रिलिमिनरी स्टेज हो, जिनको कील मुहासे या कोमोडॉन्स कहते हैं जी, वो होते हैं, अक्सर कर वो होता है। या फिर जैसे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ है, उसकी वजह से भी पिट्रोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। तो ये दोनों रीजन। तो ठीक है, अभी हमने जैसे टीन्स की बात करी, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक मैं ना पॉडकास्ट करने से पहले मैं कुछ रीड भी करी थी कि हाइपर पिगमेंटेशन की भी चांसेस होते हैं टीन्स में, ऐसा भी होता है कुछ? टीन्स में पर से हाइपर पिगमेंटेशन तब हो सकती है अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ने को एक्सकोरिएट करते हैं, फिडल करते हैं, हाथ लगाते हैं बार बार, या फिर सन एक्सपोजर साथ में ज्यादा ले रहे हैं और कुछ इरिटेंट चीज अपने चेहरे पे यूज कर रहे हैं, तो वो जब हील होगी तो वो पिगमेंट छोड़ के जाएगी। ज्यादातर पर से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है 30s के अराउंड, या बाद में जब क्यूमुलेटिव सन डैमेज के साइंस आने लगता है। टीन्स में हो सकता है इंजरी के बाद, या फिर कुछ इरिटेंट सब्सटेंस यूज करने के बाद। अच्छा, तो क्या सॉल्यूशंस हैं जो टीन्स को, क्या ऐसी चीजें हैं जो टीन्स को अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए? देखो, स्किन को प्रोटेक्ट करना टू वे प्रोसेस है। पहले तो स्किन के ऊपर सही चीज लगाना, अननेसेसरी सोशल मीडिया हाइपर अवेयरनेस या उसको सोशल मीडिया रील्स को फॉलो नहीं करना है। पहले तो आपको कुछ इशू है जो कि प्योरली नॉर्मल है, एक्ने आना, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, जो आपकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो यूज करो। पीयर प्रेशर में आके कुछ भी नहीं यूज करना, फर्स्ट थिंग। स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करो, डाइट चेक करो, एंड सन प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर हम बात करें अभी 20s और 30s की, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कौन से इश्यूज सामने आपको जो देखने को मिलते हैं? सो 20s में कई बार जो टीनेज वाले इश्यूज हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं, नंबर 1। सो पिंपल्स कंटिन्यू लॉन्ग हो जाएंगे 20s में भी, या फिर क्या है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन आ जाएंगे फीमेल्स में, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से तब पिगमेंटेशन आना चालू हो जाएगा, मेलाज्मा, छाइयाँ आनी शुरू हो सकती हैं। फिर स्ट्रेस लेवल्स, एक्सेस स्क्रीन टाइम, उसकी वजह से ब्लू लाइट एक्सपोजर, उससे अंडर आई डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, डलनेस ऑफ द स्किन आ सकती है, स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, तो ये सब चीजें अर्ली आने लग गए हैं आजकल। इवन कि आजकल 20s में हमें देखने को मिलता है कि हेयर फॉल बहुत कॉमन है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बहुत कॉमन है, तो ये सारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। तो मतलब हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। डेफिनेटली यही सेम चीज 30s में भी है। यस, देन 30s में तो ये सेम चीज है, उसके ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ इट कोलेजन कम होने शुरू हो जाएगा,
उसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स, डल कॉम्प्लेक्शन, हल्का सा सैगिंग, स्पेशली इस जाउल एरिया के अलॉन्ग, जॉ लाइन थोड़ा कम प्रोमिनेंट दिखने लगेगा। तो ये फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं 30s में। जैसे कि आपने कहा है कि 30s में इतने सारे इश्यूज आते हैं, तो 30s की एज में जो लोग अभी इस टाइम हैं, उन्हें ऐसा क्या अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए कि उनकी स्किन अच्छी रहे, सैगिंग ना हो, और जो उनकी स्किन का इलास्टिक है, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं, या फिर बहुत सारी एक्ने प्रॉब्लम्स हैं वो ना ही हो, तो क्या कुछ करें वो? ट्रू, सो एक्ने प्रॉब्लम कई बार आजकल 30s में दोबारा से आ जाती है क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है 30s में। फिर क्या है कि प्रेगनेंसी, थायराइड रिलेटेड इश्यूज, दोबारा से पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या है कि लाइफस्टाइल डेफिनेटली नंबर 1 एज वी जस्ट डिस्कस्ड, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, सन प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और ये राइट टाइम है जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करें प्रिवेंटेटिव स्किन केयर को अलॉन्ग विद नरिशमेंट, टॉपिकल एज वेल एज खाने की फॉर्म में। तो एक तो डाइट को बैलेंस रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा डाइट में बढ़ा देनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोबायोटिक्स ये सब बढ़ा देना है। सीरम्स जैसे कि विटामिन सी कंटेनिंग सीरम्स, नियासिनामाइड कंटेनिंग सीरम्स एंड रेटिनॉइड्स कंटेनिंग सीरम्स, ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शुरू करने का 30s इज द राइट टाइम। पर एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, उसके लिए वो क्या ऐसा कुछ यूज़ करे? या तो वो अपना होम रेमेडीज करता है, जो कि कई बार हमारी स्किन इतनी ज़्यादा खराब होती है और हम उसमें और ज़्यादा होम रेमेडीज करते रहते हैं और वो और ज़्यादा खराब होती चली जाती है, और एट दी एंड वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तब। लेकिन जब इस चीज़ की नौबत ही ना पड़े, तो ऐसा क्या वो उन्हें भी करना चाहिए कि, क्योंकि एक तो उनके पास सबसे पहली ऑप्शन होती है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं, सेकेंडली वो होम रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन उसका वो इफेक्ट उनके फेस पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें वो? होम रेमेडीज या DIY रेसिपीज जो होती है ना, समटाइम्स दे मे नॉट बी वेरी साइंस बैक्ड, सो उनसे ड्रास्टिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना विल बी रॉन्ग। अगर हम बजट फ्रेंडली स्किन केयर चाह रहे हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो हमारा फोकस प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट एंड डाइट पे शिफ्ट होता है, है ना। तो उसमें नरिशमेंट में क्या है कि रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज, मॉइस्चराइजर क्या करेगा, आपकी स्किन को एक हाइड्रेटेड और सपल लुक देगा, एट द सेम टाइम उसकी इलास्टिसिटी को कुछ एक्सटेंट तक मेंटेन कर सकता है ताकि अर्ली रिंकल्स ना डेवलप हो। बट देन इट इज नॉट अ शॉर्ट वे टू completely prevent aging. It can delay it to a certain extent along with sun protection. Okay. मतलब बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 30s की एज में हैं तो आपको अपने आप ही अपनी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैम, अगर हम 40s की एज में बात करें, क्योंकि अब हमारी वो सारी एज जो है वो पीछे निकल गई है, 40s में तो और ज़्यादा, क्योंकि मेनोपॉज का रहता है, प्री मेनोपॉज का फेज आ जाता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? So 40s में अगेन पेरीमेनोपॉजल एज है, ये एक दोबारा से एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिससे पिगमेंटेशन इशू बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है और एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। अब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारी स्किन को सपल रखता है, उस पर एक रेडिएंट सा कॉम्प्लेक्शन रखता है। अब जब एस्ट्रोजन कम होगा तो आपकी स्किन फिर से थोड़ा डल हो सकती है एंड रिंकल्स, ब्राइट आएंगे, साथ में पिगमेंटेशन इशू होगा। सो अप्रोच इज same as 30s, plus you become even more proactive in nourishing it from outside and protecting it from sun. अच्छा, बहुत सारे ऐसी लेडीज होती हैं जो 30s में या अर्ली 20s में वो लोग अपनी स्किन को नहीं प्रोटेक्ट कर पाती हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि अब हमारा राइट टाइम है, हमें करना चाहिए, तब तक एज वो बहुत आगे निकल चुकी होती हैं। तो ऐसे स्टेज पे उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, या जो अपना वो पुराना कोई प्रोडक्ट यूज कर रही हैं उसे रिप्लेस करना चाहिए किसी और के साथ? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि उनको क्या कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं। अब जो डैमेज हो चुका है सो फार उसको हम पूरी तरह रिवर्स तो नहीं कर सकते रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बट हाँ, वी कैन प्रिवेंट द फर्दर डैमेज फ्रॉम हैपनिंग एंड maybe even try to reverse
द डैमेज दैट इज ऑलरेडी बीन हैपेंड। तो हम कुछ इन ऑफिस लंच टाइम प्रोसीजर्स ऑफर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एडवाइजिंग देम देयर ओन स्किन बेस्ड स्किन केयर। अगर मेलाज्मा है 40s में और वो बहुत पुराना है तो क्या वो ठीक हो सकता है? Melasma, we can try to faden it to a very large extent with the use of treatments, medical treatments, topical, oral, as well as procedural intervention. But anything which promises you complete eradication of melasma lesions, I would say that is not true. So don't fall for such miracle cures. क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स हैं कि आपको अगर पुराने से पुराना भी मेलाज्मा है तो वो ठीक हो सकता है, हमारे पास आए एंड ये प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि एजुकेशन नहीं है उन लोगों को इस चीज की प्रॉपर, तभी शायद उनकी स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाती है। यस, हम मेलाज्मा को ग्रेट एक्सटेंट तक फेडन अवे कर सकते हैं और उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स की। बट डेफिनेटली यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन स्किन, स्पेशली ये सोच के कि मेरा मेलाज्मा जड़ से निकल जाएगा। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू वॉच, व्हाट यू कंज्यूम एंड व्हाट यू डू टू योर स्किन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने पहले जैसे कहा कि टीन्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो वर्ड है स्किन सेंसिटिविटी, तो टीन्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो टीन्स में ही ये क्यों होता है? स्किन सेंसिटिविटी किसी भी एज में हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं स्किन सेंसिटिविटी के, जैसे कि कई लोगों में जेनेटिकली एक्जिमा की टेंडेंसी है, ड्राई स्किन है, जल्दी से इन्फ्लेम हो जाती है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट वो रिटेन नहीं कर पाती। तो उन लोगों में स्किन सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है। एक रोजेशिया करके स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन बहुत ही रिएक्ट करती है कुछ खाने से, स्ट्रेस से, है ना। बट टीन्स में अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहे हैं तो मेन कारण आई वुड से रहेगा कि वो सोशल मीडिया को फॉलो करके जो कुछ भी DIY प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, ओवर एक्सफोलिएट कर लेंगे, क्लेंजर को ओवर यूज करेंगे। तो टीनेजर्स पीयर प्रेशर में आकर ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट्स का ओवर यूज करते हैं, ओवर जेलस यूज करते हैं, इसकी वजह से उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। एंड ऑल्सो दे आर समटाइम्स दे वुड निग्लेक्ट देयर डाइट, they would neglect the proper protection by regular sunscreen use. So ये सब चीजें हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से टीन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या ओवर मॉइस्चराइजिंग भी स्किन को डैमेज करता है? हाँ, ऐसा है कि पेशेंट्स या जनरल पब्लिक, हम सब ये सोचते हैं कि मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ट्रू, मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्किन को हेल्दी रखता है, बैरियर को बचा के रखता है और कुछ एक्सटेंट तक थोड़ा रिंकल्स को भी आने से प्रिवेंट करता है कुछ एक्सटेंट तक। मगर अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तो उसके अपने नुकसान हैं, जैसे कि पिंपल्स बढ़ जाएंगे, पोर्स को ब्लॉक कर देगा मॉइस्चराइजर, तो पिंपल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। वहाँ पे मॉइस्चराइजर रहेगा तो क्या है कि वहाँ पे मैसरेशन होके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली मीलिया करके एक स्किन कंडीशन है जिसमें छोटे छोटे टाइनी से बम्प्स बन जाते हैं वाइट से कलर के स्किन के ऊपर, वो काफ़ी कॉमन है ओवर मॉइस्चराइजेशन की वजह से। अच्छा, मतलब हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज यूज करना चाहिए। बट मेरे मन में एक ये सवाल है कि जैसे आजकल समर सीजन है और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में बिताते हैं, है ना, तो एसी में बैठने की वजह से भी हमारा स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में बार बार मॉइस्चराइज करना सही है? दैट्स वेरी ट्रू। अगर हम एसी से के लगातार संपर्क में हैं तो हमारा जो स्किन है वो ड्राई होता है, तो हमें अपनी स्किन की नीड्स को पहचानना है। वी हैव टू पीरियोडिकली चेक आवर स्किन कि वो ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रही। हमें ही आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्किन की मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली हमें मॉइस्चराइज़र की फ्रीक्वेंसी को, उसकी अमाउंट को, मॉइस्चराइज़र के टाइप को जज करना है और तभी उसको यूज़ भी करना है हमें। डेफिनेटली। ओके, मतलब एसी में बैठे हैं तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है कि मेरे हाथ ड्राई है, मेरी स्किन भी ड्राई हो रही है, तो चलो लगा लिया, तो लगाना है। अगर नहीं लगा, बट उसके लिए क्या हमें पहले फेस वॉश करना है अगर हम फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो?
दैट इज नॉट नेसेसरी. अगर आप आउटडोर आपका एक्सपोजर हुआ है, इफ यू फील योर स्किन इज डर्टी, यू हैव जस्ट वर्कड आउट, ऐसा है तो यू शुड वॉश इट. यू कैन वॉश इट विद अ प्लेन वाटर. यू कैन यूज अ क्लेंजर डिपेंडिंग ऑन आप कितना डस्ट से एक्सपोज हुए हैं. बट अगर आपका डस्ट एक्सपोजर ही मिनिमल रहा उस टाइम इंटरवल के दौरान, तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, लगातार अगर मैं 4 से 5 घंटे एक रूम में बैठी हूँ, एसी ऑन है और मेरी स्किन भी ड्राई हो रही है, तो मैं बार बार अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल. अगर आपकी स्किन मांग रही है मॉइस्चराइजर, वो ड्राई हो रही है, वो फ्लेकी हो रही है, टाइट लग रहा है आपको, और आप बाहर नहीं गए, आपका डर्ट से खास एक्सपोजर नहीं हुआ, तो आप दोबारा से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं मॉइस्चराइजर की. ओके. अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लेंजिंग और एक्सफोलिएटिंग में. तो क्लेंजिंग मतलब कि हाँ भाई हमने क्लेंज कर लिया कोई भी फेस वॉश या सिंपल पानी से, लेकिन एक्सफोलिएट करना इज अ डिफरेंट थिंग. क्या दोनों में फर्क होता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल. सो क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, बोथ आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन स्किन केयर. क्लेंजिंग इज व्हाट यू शुड डू ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार. ओके. क्या यूज करना है? एक जेंटल क्लेंजर. क्लेंजर एक बेसिकली सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, जो आपके स्किन के ऊपर से डर्ट को, ऑयल को निकालेगा. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन साफ रहे, ताकि इन्फेक्शंस नहीं हो. ओके. एक्सफोलिएशन ऑन द अदर हैंड में थोड़ा माइल्ड केमिकल इंग्रेडिएंट्स होगा, जैसे एसिड होगा, मे बी माइल्ड एसिड होगा, फूड एसिड हो सकता है. तो उससे क्या है कि आपकी जो अपर लेयर है, डेड लेयर है स्किन की, वो रिमूव होगी और इट विल हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ द स्किन. सो एक्सफोलिएशन मे बी डन maybe once or twice a week depending upon your skin's needs, and always prefer a chemical exfoliant rather than a physical exfoliant. ओके. नहीं, एक कई बार ये ना, हम लोग जो प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं उसमें लिखा होता है कि एक तो होता है कि फेस क्लेंजर और एक होता है एक्सफोलिएटिंग वाला. तो क्या वो दोनों मतलब सही है लेने, जिसपे लिखा भी हुआ है कि हाँ ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा? ट्रू. मार्केट में बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर्स भी हैं जिसमें कुछ मात्रा में एक्सफोलिएंट्स होते हैं. बिल्कुल. बट first of all, it's not for sensitive skin. It's not for people who have dry skin. It is for people who have oily skin, who have acne. तो उनको माइल्ड अमाउंट में, बहुत मिनिमल परसेंटेज में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश होते हैं, लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉश होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं एक्चुअली एक्ने में. तो वो यूज कर सकते हैं. तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आइडियली होने चाहिए, स्किन की नीड्स को आइडेंटिफाई करके. So those formulations can be safely used if they have appropriate concentration of chemical. Okay. अगर किसी की स्किन बिल्कुल क्लीन है, साफ है, बिल्कुल कोई एक्ने नहीं, कोई पिंपल नहीं, एंड कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो उसे भी एक्सफोलिएट की जरूरत पड़ती है स्किन को? It's not needed in that case. If a person has normal skin, if the person does not have blackheads, that person does not have acne prone skin, then that person may not need it. What they can do is maybe add exfoliation to the routine, maybe once in 2 or 3 weeks, ताकि collagen regeneration हो सके. तो वो कम frequency पे कर सकते हैं, just as an add-on to enhance their glow and general skin health. हफ्ते में 1 बार और 2 बार? Again, we have to see the patient's skin. Okay. किस तरह से, कितनी रेट पे वो रीजनरेट करती है, उसका स्किन टाइप कितना है, कितना ऑयल प्रोड्यूस करती है, एक्ने प्रोन कितनी ज्यादा है. तो ये सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर ही वी कैन डिसाइड कि क्या फ्रीक्वेंसी एक्सफोलिएशन की बेस्ट रहेगी उसके लिए. यहाँ हम फेस सीरम की बात करें तो आजकल मार्केट में तो बूम है फेस सीरम्स, क्योंकि पहले देखा जाता था कि हम सिर्फ हेयर सीरम्स यूज करते थे, है ना, लेकिन अब फेस सीरम्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो है वो सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को. तो फेस सीरम कितना फेस पर काम करता है? Yes, so I would say serums are light weighted formulations जिसमें अच्छी concentration होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की. क्योंकि वो लाइट वेट हैं, उनमें एक्टिव्स की अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स को टारगेट कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से. जैसे कि पिगमेंटेशन के लिए अलग रेंज अवेलेबल होती है, विटामिन सी होता है उनमें,
हाइड्रेशन के लिए अलग हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स होते हैं। तो यस, दे आर इफेक्टिव, दे आर लाइट वेट, नॉन कोमेडोजेनिक, और वो मेकअप के नीचे भी आसानी से लेयर कर सकते हैं हम। तो सो दे आर अ गुड ऑप्शन एंड दे पेनिट्रेट मोर, क्योंकि वो लाइट वेट है तो नीचे तक जाएगा, डर्मिस तक जाएगा, तो अच्छा असर करेगा। रात को लगा के सो सकते हैं? सीरम्स, हम कुछ सीरम्स होते हैं जो सिर्फ रात के यूज के लिए होते हैं, कुछ सीरम्स होते हैं जो दिन के यूज के लिए होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मतलब नाइट क्रीम बेस्ड जो होते हैं उसमें भी आप सीरम्स यूज कर सकते हैं? यस, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो रिपेयर में काम करते हैं स्किन की, उनमें ऐसे एक्टिव्स हैं जो स्किन रिपेयर को हेल्प करते हैं। प्लस कुछ वो एक्टिव्स भी होते हैं जो धूप के एक्सपोजर से डिग्रेड हो जाते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते धूप में जाने से। तो उन पर्टिकुलर ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिपेयर में हेल्प करते हैं, प्लस जो धूप में जाने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं। ये ऐसे सीरम्स जो हैं जिनमें ये चीजें हैं, उनको रात में ही लगाना प्रेफर किया जाता है। ओके, सनस्क्रीन की अगर हम बात करें, सबको पता है, आजकल तो हर बच्चे को भी पता है कि सनस्क्रीन लगानी है अगर हमने धूप में बाहर जाना है। लेकिन मेन क्वेश्चन इज कि सनस्क्रीन कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए और कितनी बार लगाना चाहिए? Yes, so a lot of factors you have to consider. पहले तो राइट सनस्क्रीन लो। सनस्क्रीन में क्या क्या होना चाहिए, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज होना चाहिए, UVA, UVB, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, स्पेशली ब्लू लाइट अगर आपका स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है तो इंफ्रारेड। तो ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन हमको चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, हमें नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन चाहिए। हमें ऐसी सनस्क्रीन नहीं चाहिए जो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर दे, तो उल्टा असर हो जाएगा, बैरियर खराब हो जाएगा। थर्ड थिंग, वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। आपको पसीना आया गर्मी के मौसम में, वो वॉश अवे हो जाएगी, उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो राइट सनस्क्रीन प्रोटेक्शन सिलेक्शन। देन अमाउंट आपको हर रोज़ लगानी है, रिगार्डलेस बाहर वेदर क्या है, सर्दी है, बारिश है, आप अंदर बैठे हैं, लगानी है। क्योंकि हमारी विंडोज सब शीशे जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, दे ऑल आर दे डैमेज, सो दैट रफली 2 फिंगर्स हमारे फेस और एंटीरियर सामने वाले फ्रंट पोर्शन ऑफ नेक को कवर करना चाहिए। ओके, हम एक और फिंगर ऐड कर सकते हैं टू कवर बैक ऑफ नेक एंड ईयर्स। कब लगानी है? 20 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट। हर 2-2 घंटे में रिपीट करनी है। तो ये दिस इज इन नटशेल क्या सनस्क्रीन यूज करनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज करनी है और किस अमाउंट में कितने। बट जैसे आपने कहा कि हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगानी है, अब पॉसिबल नहीं हो पाता है वो तो ये मैंने, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट यही बोलते हैं कि हर 2 घंटे में आपको जो सन प्रोटेक्शन है उसके लिए सनस्क्रीन लगानी है। बट कैसे पॉसिबल है ये? आप कैसे अपने पेशेंट को सजेस्ट करते होंगे कि हाँ सनस्क्रीन लगानी है, बट क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ, सनस्क्रीन ही ऐसे ही बता दो जो लॉन्ग टर्म चले? देखिए, ऐसा नहीं है। दिस इज द आइडियल रिकमेंडेशन। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन प्रोन है तो देयर इज नो अदर वे कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, क्योंकि प्रोटेक्शन इज फर्स्ट। नो मैटर आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले, आप लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कर ले, आप क्रीम्स लगा ले, आप केमिकल पील्स करवा लें, प्रोसीजरल इंटरवेंशन करा लें, जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक देयर इज नो पॉइंट। ओके, मतलब सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है और घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, तो आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। और राइट सनस्क्रीन लगाएं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें अपनी स्किन के रिगार्डिंग। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कि आजकल बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज जब होते हैं तो मार्केट में बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है अवेलेबल है, तो क्या वो जो प्रोसीजर्स हैं हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट हैं और हर एज ग्रुप को करवाने की ज़रूरत पड़ती है? एब्सोल्युटली नॉट। हर एज ग्रुप को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट है, यस। पहले तो दोज प्रोसीजर्स शुड बी डन बाय द राइट पर्सन, ओके, बाय अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकंड, दे शुड बी डन ऑन अ राइट पेशेंट। पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर इंडिकेशन के लिए किया जाना चाहिए। उन पेशेंट की हिस्ट्री, उनकी ऑलरेडी जो हेल्थ कंडीशंस है उनको ध्यान में रखते हुए, उनको कुछ एलर्जीज है,
कुछ ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन है स्किन पे, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही डिसीजन लिया जाना चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर किस टेक्निक से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स प्लान कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें क्या है कि आपका पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट रिच या ग्रोथ फैक्टर रिच एक फ्रैक्शन को सेपरेट करके उसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन एंड हेयर, सो इट्स हेल्पफुल इन हेयर लॉस, इट्स हेल्पफुल इन रिजुविनेटिंग द स्किन। आप बात करें हाइड्राफेशियल की, हाइड्राफेशियल इज अ मल्टी स्टेप मेडिफेशियल, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लेंजिंग, फिर एक्सफोलिएटिंग, फिर उसके बाद हम हाइड्रेट करते हैं। आप हाइड्राफेशियल की बात कर रहे हैं तो किस एज ग्रुप को जरूरत पड़ेगी इसकी? अगेन हाइड्राफेशियल इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर, बच्चों को तो नहीं जरूरत है, जो टीन्स हैं उनको तो नहीं करवाना, लेकिन मेरा क्या पूछने का मतलब ये है कि जिनके फेस पे पिंपल्स वगैरह हैं, एक्ने हैं, वो हाइड्राफेशियल ले सकते हैं? यस, क्योंकि उसमें हम फिर उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। ओके, वी ओनली यूज दोज एक्टिव्स व्हिच आर सेफ फॉर देम। सो हाइड्राफेशियल की चॉइस जो है वो डिपेंड करती है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें। अच्छा, आपने जो प्रोसीजर्स बताए हैं, PRP का बताया आपने, हाइड्राफेशियल का बताया, मेरे पास कुछ और भी हैं जो मैंने लिखे हैं, लाइक केमिकल पील्स। ये क्या होता है? Yeah, so chemical peel is with the help of fruit acids, which are mild to medium to the strong strength range. Its strength varies. उनकी हेल्प से हम कंट्रोल तरीके से अपर लेयर ऑफ द स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं ताकि स्किन की रिजुविनेशन बेटर हो पाए। बहुत सारी इंडिकेशंस है, पिंपल्स में कर सकते हैं, पिगमेंटेशन में कर सकते हैं, एजिंग में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है बोटॉक्स। बोटॉक्स क्या है कि हम एक न्यूरोटॉक्सिन, इट हेल्प्स इन टेम्पररीली रिलैक्सिंग द मसल्स, लास्ट फॉर अबाउट 3 to 6 months। हेल्प कैसे करता है? हमारे डायनामिक रिंकल्स, जो हम एक्सप्रेशन लाइंस हैं, उनको फेडन आउट करने में मदद करता है, जो कि ये डायनामिक रिंकल्स ही आगे जाके लाइंस बनती हैं जो रेस्टिंग स्टेट पे रहती हैं, डायनामिक जो हम स्टैटिक लाइंस कहते हैं, तो इसमें हेल्प करता है। आई थिंक ये 35+ एज ग्रुप को देता है बेनिफिट ज्यादा। यस, जिनके रिंकल्स जो आप कह रहे हो है का ऑनसेट होने के बाद। और ये सेफ है? एब्सोल्युटली यस, बट वी शुड ऑलवेज रूल आउट सम कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि कई लोग जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको हम नहीं दे सकते। अगर उनको एलर्जीज है, बोटॉक्स से पिछली एलर्जी का हिस्ट्री है, उनको नहीं दे सकते। तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना अगेन इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है उनको तो वो सेफ है। ओके, इसके बाद है फिलर्स। फिलर्स क्या काम करता है? सो फिलर्स बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सब्सटेंसेस हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है एट अप्रोप्रिएट एरियाज। सो काम क्या करता है? वॉल्यूम करेक्शन में मदद करता है, यूथफुलनेस रिस्टोर करने के लिए, स्पेसिफिक कॉन्टूर्स रिस्टोर करने के लिए, और मायोमॉड्यूलेशन का काम करता है। मायोमॉड्यूलेशन मीनिंग मसल्स को मॉड्यूलेट करता है इस तरीके से कि कुछ हद तक उसका रिंकल्स की प्रिवेंशन में भी रोल है। मतलब मसल्स को टाइटन देता है वो? नहीं, वो मसल्स के अंदर नहीं होता, उसका जो प्लेसमेंट है वो ऊपर या नीचे हो सकता है, मसल के ऊपर या नीचे। सो इस तरीके से वो मसल के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है कि लॉन्ग टर्म में वो कुछ हद तक एक तो बेस देता है, वॉल्यूम करेक्शन करता है, और मसल एक्शन को कुछ हद तक ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि रिंकल्स का ऑनसेट कुछ हद तक कम कर सकता है। ओके, माइक्रो नीडलिंग, ये क्या काम करता है? सो माइक्रो नीडलिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम छोटी छोटी नीडल्स, बहुत टाइनी नीडल्स की हेल्प से पंक्चर्स क्रिएट करते हैं स्किन में। एक इंजरी क्रिएट किया जाता है डेलिबरेटली प्रोसीजर की हेल्प से, ताकि वूंड हीलिंग जो होता है, नॉर्मल जैसे चोट लगने पे वूंड हीलिंग होता है, उसके प्रोसेस को एक्टिवेट किया जाए और कोलेजन स्टिमुलेशन किया जाता है। तो ये डर्मा पेन से होता है, डर्मा रोलर से होता है। नहीं, फेस पे कैसे काम करता है? कैसे, मुझे मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कैसे, मतलब फेस पे किस चीज को रोकने के लिए किया जाता है माइक्रो नीडलिंग? माइक्रो नीडलिंग हम डिवाइस की हेल्प से, डर्मा पेन की हेल्प से, अच्छा, छोटे छोटे पंक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं। ओके,
तो वो पंक्चर्स क्या है कि एक इंजरी का काम करते हैं, जैसे चोट लगती है हमको तो सेम वो इंजरी का काम करते हैं, उससे कोलेजन और वूंड हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके तो वो उस एरिया में स्पेसिफिकली जहाँ पे हम करते हैं तो कोलेजन रीजनरेशन पर्पसेस के लिए होता है, और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कुछ सीरम्स के साथ, तो उनसे उन सीरम्स की पेनिट्रेशन अंदर बढ़ जाती है, उनसे वो सीरम ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। मीन्स कि जो हमारी स्किन का कोलेजन है जब वो कम हो जाता है तो उसको एनहेंस करने के लिए होता है। ट्रू, उसको इनहेंस करता है, प्लस अगर हम उसको कंबाइन करते हैं किसी सीरम के साथ तो वो सीरम ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ओके तो जैसे वो फेस ग्लो भी देता है। यस, अगर हम वो फेस ग्लो वाले सब्सटेंसेस यूज करें स्पेसिफिक कंसर्न को टारगेट करने के लिए तो वो ज्यादा बढ़िया काम करेंगे इसके साथ। ओके अच्छा, इसके बाद है मेसोथेरेपी, ये क्या होता है? सो मीजोथेरेपी बेसिकली हम छोटे छोटे इंजेक्शंस देते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें विटामिन्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या स्पेसिफिक दवाई हो सकती है, तो उन एरिया पे छोटे छोटे इंजेक्शंस दे के हम उस पर्टिकुलर कंसर्न को टारगेट कर सकते हैं। नहीं एक्चुअल मतलब किस वे में ये काम करता है? पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, एक्ने जो प्रोन हमारी स्किन होती है उसको दूर करने के लिए? हाँ, क्योंकि इसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें विटामिन्स है, तो वो स्किन के ग्लो को इन्हांस करेगा, स्किन का टेक्सचर बढ़िया करेगा, कोलेजन रिजुविनेशन में मदद करेगा। अगर छाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन है, अगर हम उस तरीके का थेरेपी यूज करें इंजेक्ट करने के लिए तो वो छाइयों में मदद करेगा। तो डिपेंड करता है, हम इन सब इंडिकेशंस के लिए मेसोथेरेपी यूज कर सकते हैं, छाइयों के लिए, एजिंग के लिए, इन जनरल ग्लो एनहांस करने के लिए कर सकते हैं, फाइन लाइंस एंड ऑल, फाइन लाइंस के लिए भी कर सकते हैं। स्किन बूस्टर्स होता है कुछ? हाँ, स्किन बूस्टर्स हाइलुरोनिक एसिड जैसे फिलर्स होते हैं उनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, पर वो इतना डेंस नहीं होता फिलर जैसा, तो उसको हम स्किन के डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं, तो उससे एक ग्लो फैक्टर आता है। ओके इसके बाद है थ्रेड्स, ये कब यूज किया जाता है? सो थ्रेड्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं, सैगिंग को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके जो मतलब स्किन लटक गई है। यस, जैसे नेजोलेबियल एरिया है, हमने थ्रेड डाला तो वो कोलेजन रीजनरेशन में मदद करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो लिफ्टिंग इफेक्ट दे सकता है। ओके मतलब अगर हमारी स्किन लटक गई है तो उसको लिफ्ट अप कर देगा, जो थ्रेड आप बता रहे हो। इट विल हेल्प इन द लॉन्ग टर्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यस। ओके हमने काफी सारे जितने भी जो प्रोसीजर्स आजकल हैं बहुत ज्यादा चल भी रहे हैं, और आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जो ये सारी चीजें लेते होंगे। अच्छा, ये जितने भी आपने प्रोसीजर्स बताए हैं क्या ये सेफ है? एब्सोल्युटली, एज आई सेड, राइट, चूज द राइट प्रैक्टिशनर, राइट सीक्वेंस, राइट पेशेंट सिलेक्शन, प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज रूल आउट करके क्या आपका कंसर्न है उसके हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो इट्स सेफ, गिवन दैट ऑल दीज थिंग्स आर। अब जब हम ये सारे प्रोसीजर्स, अगर हम इनमें से कोई भी एक ले भी रहे हैं तो क्या हमें डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है इनके साथ? यस, अगर आप कुछ भी प्रोसीजर्स, कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप उसको आप खुद को अंदर से नरिश नहीं कर रहे और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे स्ट्रेस से, सन से, तो नहीं फायदा, वो ज़्यादा देर तक उसके इफेक्ट्स लास्ट नहीं करेंगे। तो इसमें टू वे एफर्ट लगेगा पेशेंट का, तो एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन में। लाइक कि हमें इंटरनली भी फिट होना बहुत जरूरी है। yes. अगर हम एक्सटर्नली कोई प्रोसीजर ले रहे हैं फेस पे तो साथ के साथ इंटरनली हमें डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। yes. तो इन प्रोसीजर के साथ क्या स्पेशल डाइट आप बताते हो पेशेंट को? yes, so special diet in general, if you want to maintain your skin health, whether you're getting this procedure done or not, आपको एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें फैट भी होना चाहिए कुछ अमाउंट, उसमें प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेशली विटामिन ए, सी, ई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फाइबर भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स जैसे कि कर्ड है, योगर्ट है, तो ये सारी चीज़ें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ एंड यू कैन गेट अ हेल्दी स्किन। और फिर आप ग्लो कर सकते हैं और पार्टी में आपका बहुत ज़्यादा नाम भी हो सकता है। अच्छा, फॉलो अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल
that will help in long run. ओके मैम, कुछ सोशल मीडिया मिथ्स भी होते हैं, है ना, लाइक कि हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, इसका ये इफेक्ट आएगा आपके फेस पे, इसको यूज करोगे तो ये इफेक्ट आएगा, कुछ DIYs भी होते हैं। मैंने कुछ लिखे हैं जैसे कि लेमन जूस और बेकिंग सोडा आर गुड एक्सफोलिएंट्स, ऐसा है? Sometimes social media can be misleading. Lemon juice has raw citric acid. वो एक एसिड है, वो हमारी स्किन के बैरियर को ख़राब कर सकता है. इट कैन कॉज रेडनेस, इरिटेशन, इवन पिगमेंटेशन उस जगह पे जब वो हील होगा. तो आई एब्सोल्युटली डू नॉट रिकमेंड यूजिंग लेमन. ये नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. बेकिंग सोडा अगेन अल्कली है. वो अगेन आपकी स्किन बैरियर को खराब कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, रेडनेस, इरिटेशन कर सकता है, तो नहीं. अच्छा, सेकंड है मुल्तानी मिट्टी. क्या पिंपल पर लगाने से ये ठीक हो जाते हैं? मुल्तानी मिट्टी, फुलर सर्च जिसको कहते हैं, वो क्या करती है, वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है. तो ये समवॉट वो हेल्पफुल हो सकती है, बट एक स्पेसिफिक स्किन टाइप में. उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, वो मे बी वंस इन 2 वीक्स लगाएंगे तो एक्सेस ऑयल एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकती है. बट उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से स्किन एक्सेस ड्राई हो सकती है. तो आई वुड से इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लगाना है और स्किन टाइप के हिसाब से ही यूज़ करें. थर्ड है कॉफ़ी, जो लोग एज अ स्क्रब फेस पे यूज़ करते हैं, क्या वो उसका स्क्रबिंग फेस पे मतलब यूज़ करना क्या सही रहता है? उससे स्किन डैमेज होती है? यस. जो कॉफ़ी के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, वो बहुत ही कोर्स होते हैं, वो फाइन नहीं होते. तो वो कोर्स है, तो हम उसको रब करेंगे तो वो माइक्रो टीयर्स क्रिएट करेंगे हमारी स्किन में, तो एक इंजरी देंगे और बैरियर को खराब करेंगे. फिर उससे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन के चांस हो जाएंगे. तो डू नॉट गो फॉर कॉफ़ी और एनी फिजिकल एक्सफोलिएटर. एज वी जस्ट डिस्कस्ड, केमिकल एक्सफोलिएंट्स राइट कॉन्सेंट्रेशन में आपकी स्किन के अकॉर्डिंग विल वर्क बेस्ट. ओके, मतलब हमें सही चीज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट आपके फेस पर सही हो, है ना, सूट भी करे. तो आपके हिसाब से अब हमारे ऑडियंस को आप एक सिंगल मैसेज देना चाहोगे कि उनकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे? सो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए. फोकस ऑन गुड डाइट, गुड लाइफस्टाइल. Stay stress free. Follow your skincare consistently. Do not expect overnight glow. Have realistic expectations in mind. Do not follow social media blindly. And if you have any skin concerns, always consult a qualified dermatologist for that. So whether it's online, it's offline, do not fall for miracle treatments. तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दी है. थैंक यू सो मच. और आप ऐसे ही हमारे लिए और अच्छे जो टॉपिक्स हैं लेकर आते रहें, ताकि हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिलती रहे. थैंक यू कपिला. सो मेरे साथ ये थे मौजूद डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो आज इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन दी है, आई थिंक आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है. तो इस पॉडकास्ट को अपने जो आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें. हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी स्किन बेटर हो सके, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं मे बी उनको सॉल्यूशंस मिल सके. तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह के पॉडकास्ट मैं आपके लिए और लाती रहूँगी. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पॉडकास्ट का वेट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.